सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। सो एज यू कैन सी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर जो है आपका 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के लिए पूरा इंस्टीट्यूट का मैट का एक एक पेज को हम लोग कवर करने वाले हैं। नीड नॉट वरी अबाउट इट, आई विल बी गिविंग यू द हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो। पूरा नोट से हम लोग उसको रिवाइज भी करेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बहुत इजीली हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को। द चैप्टर इज क्वाइट इजी एज वेल। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑफ CSR, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ना CSR के बारे में भी है, और CSR ऑलरेडी आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़े हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में CSR का सेक्शन नंबर क्या बताओ, सेक्शन नंबर 135। लेकिन इस चैप्टर में CSR के बारे में कि CSR का क्या मेथड्स होना चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन द कमिंग क्लासेस। अभी हम लोग राइट नाउ क्या करने वाले बताओ, टुडे द बेसिक्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सुना ध्यान से, corporate governance क्या is a system, corporate governance is a system which ensures that the affairs of the company are being conducted in an ethical manner, effective manner, efficient manner and transparent manner by the board of directors of the company for the benefit of all the stakeholder. So what is corporate governance बताओ। corporate governance एक concept है जो कि ensure करता है कि जो affairs है कंपनी का, affairs of the company are being conducted efficiently, effectively and in a fair transparent manner, and in a क्या बताओ, fair transparent manner। किसके लिए बताओ, in a fair transparent manner for the benefits of the stakeholders, for the benefits of the stakeholder। अच्छा, अब यहाँ पे द थिंग टू बी नोटेड इज, यहाँ स्टेक होल्डर्स वर्ड लिखा है, शेयर होल्डर वर्ड नहीं है। यानी स्टेक होल्डर वर्ड का एक ब्रॉडर मीनिंग है जिसके अंदर शेयर होल्डर भी आएंगे, कंपनी के इन्वेस्टर, इंप्लॉइज लोग आएंगे, सोसाइटी एट लार्ज आएगा, गवर्नमेंट आएगा, ठीक है, तो क्रेडिटर्स आएंगे। ऑल दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है टू स्ट्राइक अ बैलेंस सो दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी गेट द बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ खाली शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हमें इंप्रूव नहीं करना है, वी हैव टू पे फोकस टू ऑल द वेरियस स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। अब आपको पता है अलग अलग स्टेक होल्डर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है एंड देयर इंटरेस्ट में ऑल्सो क्लैश। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, सपोज करो कोई एक भयानक वाला डेडली डिजीज आ गया है, तो अब जो सोसाइटी दैट इज अर्जिंग, और ये एक फार्मा कंपनी है, सोसाइटी अर्ज कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो है एक मेडिसिन इन्वेंट करिए। बट द थिंग इज कि ये जो डिजीज है ये मान लो 2 करोड़ में से एक जन को होता है, तो कंपनी अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से व्यू ऑफ से देखे, सो ये जो इसमें ज्यादा प्रॉफिट वगैरह आने वाला है नहीं, एंड दुनिया भर का R&D का खर्चा लग जाएगा प्रोडक्ट को डेवलप करने में। तो अगर कंपनी स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो इट माइट लीड टू द वेल डिस्ट्रक्शन ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट विल बी देयर एंड ROI विल बी लेस, ह्यूज R&D कॉस्ट विल बी देयर। बट ऑन द अदर हैंड सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो सोसाइटी को भी तो सेटिस्फाई करना है, पब्लिक एट लार्ज को भी तो सेटिस्फाई करना है, कंज्यूमर ग्रुप को भी तो सेटिस्फाई करना है। सो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू वेरिंग इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको सिखाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, पहले सबसे पहले जो है ना बोला गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करना है, और वो भी मैंडेटरी नहीं, दैट वाज वॉलंटरी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है मेरे को बताओ, गुड प्रैक्टिसेस का सम टोटल है विच एंश्योर कि कंपनी का अफेयर जो BOD कंडक्ट कर रहे, कैरी कर रहे, दैट इज बीइंग डन इन एन एफिशिएंट मैनर एंड इफेक्टिव मैनर। अब आपको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो डेफिनेशन है अलग अलग लोगों ने दिया है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट कमिटी, जैसे नारायण मूर्ति का कमिटी था, who was a former chairman of Infosys, and अभी भी आप देखोगे नारायण मूर्ति है ना, नारायण मूर्ति का कंट्रीब्यूशन इन्फोसिस में बहुत ट्रिमेंडस था, तो अभी भी उनको इमेरिटस चेयरमैन बोला जाता है। ठीक है, तो NR नारायण मूर्ति का एक कमिटी था, उन्होंने डिफाइन किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। उन्होंने बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है which means it is an acceptance, it is a concept which the shareholder will accept as a true owners of the organization, ठीक है, which highlights about the role of the director and the shareholder as a trustee, which ensures the balance between the personal and the corporate। मतलब जो एक डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट है और ओवरऑल जो कंपनी का इंटरेस्ट है, दोनों के बीच में एक बैलेंस करके चलना है, जो भी मैंने आपको बोला, डिफरेंट स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है। तो नारायण मूर्ति ने डेफिनेशन दिया, फिर वैसी कैडबरी कमेटी है, तो कैडबरी कमेटी का अपना अलग डेफिनेशन था। ठीक है, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इट इज अ सिस्टम थ्रू विच द कंपनीज आर बीइंग डायरेक्टेड एंड आर बीइंग कंट्रोल्ड
तो ये अलग अलग डेफिनेशन है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है डायरेक्टली कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो सबसे पहले आप ये लिख देना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ओवरव्यू क्या है, फिर कोई भी दो कमेटी का डेफिनेशन दे देना, जैसे नारायण मूर्ति कमेटी का दे देना, कैडबरी कमेटी का डेफिनेशन दे देना। जो लिस्टेड कंपनीज थे ना उन लोग के लिए बेसिकली ये लेकर आया गया था कि दे हैव टू फॉलो दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स इन द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। ओके, तो सबसे पहले मेरे को बताओ अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। सो लेट अस राइट डाउन इन द नोट्स फॉर्मेट ताकि आपके लिए एकदम इजी हो जाए। लिखो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, तो हेडिंग दो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जस्ट गिव द हेडिंग ऑफ द चैप्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बताओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। It is a system which ensures that the affairs of the company are being conducted efficiently, effectively and transparently, and क्या बताओ transparently, for the benefits of the stakeholders, for the benefit of the stakeholders, that is stakeholders में कौन कौन आ गया बताओ, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी एट लार्ज हो गया, कंज्यूमर्स हो गए, कस्टमर्स, सो दे आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी एटसेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप डिफाइन करोगे, अलग अलग कमेटी का अलग अलग डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको बोला कि कैडबरी कमेटी का डेफिनेशन कर लो, तो कैडबरी कमेटी के एक चेयरमैन थे जिनका नाम था एड्रियन कैडबरी, उन्हीं के नाम के ऊपर ये कैडबरी कमेटी रखा गया। ठीक है, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी के ऊपर प्रपोज किया था इन द इनिशियल ईयर जब ये सिस्टम को लेकर आया गया था। ओके, तो कैडबरी कमेटी ने क्या डिफाइन किया है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट। तो लिख दो एज पर कैडबरी कमेटी। तो कैडबरी कमेटी ने क्या डिफाइन किया, आरडियन कैडबरी। ठीक है, सो कैडबरी कमेटी ने क्या डिफाइन किया बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड इन स्पाइट ऑफ राइटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगेन एंड अगेन आई विल यूज द टर्म सीजी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट मत पढ़ लेना। ठीक है, तो एग्जाम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बार फुल में लिख देना, फिर सीजी यू कैन यूज, ब्रैकेट में सीजी लिख देना। ओके, तो एड्रियन कमेटी क्या बोला, कैडबरी कमेटी क्या बोला और एड्रियन कैडबरी क्या बोला कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सिस्टम है, एक सिस्टम बनाना जरूरी है जो कि गाइड करेगा कंपनी को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। सो बेसिकली ही सेड व्हाट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम by which the company is directed and controlled। ठीक है, you can write this, clear है। अब इसके बाद क्या हुआ ध्यान से सुनना, नारायण मूर्ति का भी एक डेफिनेशन कर लो। तो जो नारायण मूर्ति का कमिटी था उसका भी डेफिनेशन लिख लो, एज पर नारायण मूर्ति कमेटी। ठीक है, तो नारायण मूर्ति कमेटी के चेयरमैन कौन थे बताओ, एनआर नारायण मूर्ति। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये बात को एक्सेप्ट करना कि सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में हम लोग को क्या करना है बताओ, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एक्सेप्टेंस बाय द, और क्या चीज का एक्सेप्टेंस ऑफ द अलाइनेबल, जो एक संग सारे राइट्स को अलाइन किया जा सके। ठीक है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, तो जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, नॉन अलाइनेबल, या तो आप लिख सकते हो नॉन अलाइनेबल वर्ड अगर आपको नहीं याद है आप कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। सो नॉन अलाइनेबल राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, या बोल लो शेयर होल्डर्स एज ट्रू
owners of the corporation and their own roles as trustees. यानी दिस इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, है ना. ओनरशिप और मैनेजमेंट कैसे सेपरेट? तो डायरेक्टर्स लोग कौन होते हैं? एसेट्स के ट्रस्टी होते हैं जो संभालते हैं, और किसके इंटरेस्ट को हमें स्ट्राइक ऑफ करके चलना है, बैलेंस ऑफ करके चलना है? स्टेक होल्डर्स के, यानी कि शेयर होल्डर्स के. तो इस तरह से आप दो डेफिनेशन भी लिख कर आ सकते हो. दैट्स इट. तो यानी सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव, प्रॉफिट तो करना ही है, ग्रोथ भी करना है, उसके साथ साथ कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देना है, गवर्नमेंट को देना है, क्रेडिटर्स को देना है, बैंकर्स को देना है, सबके बीच में बैलेंस को स्ट्राइक करके रखना है. ठीक है. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी मैंने बोला अलग अलग स्टेक होल्डर है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है सबके बीच में बैलेंस को स्ट्राइक ऑफ करना है. जैसे मैंने आपको फार्मा कंपनी का भी एग्जांपल दिया, है ना. शेयर होल्डर चाहेगा कि वो मेडिसिन नहीं बने, लेकिन जो सोसाइटी कस्टमर चाह रहे वो मेडिसिन बने, तो कैसे इनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके. और दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करना, ताकि डायरेक्टर्स के काम में ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि आपको पता है डे टू डे मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बट शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. तो सबके सारे स्टेक होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस रहे, तो बिजनेस को आइडियली हमें क्या करना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन जो होता है, इट हैज टू बी केप्ट इन अ फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर. आइडियल कॉम्पोजिशन होना चाहिए ताकि डायरेक्टर्स का जो है इंडिपेंडेंस भी प्रमोट हो सके. तभी तो आप देखोगे कि सेबी का रेगुलेशन आता है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, और विमेन डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. तभी रिलायंस में अरुंधति भट्टाचार्य का एंट्री होता है. ठीक है. और अभी ये सब जो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट वगैरह अलग से उसके लिए एलओडी या रेगुलेशन है सेबी का, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो वहां पे सब चीजों को मैंडेट कर दिया गया है. कंपनी का रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, इट शुड नॉट बी वेस्टेड. कंपनी अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बना सके एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सके अपने स्टेक होल्डर के संग बाय क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट. ठीक है. तो इस तरह से ये क्या होगी? ऑब्जेक्टिव. तो अगेन देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो बताओ ऑब्जेक्टिव भी, चलो हम लोग साथ साथ लिखते जाते हैं. तो आपको समझ में आ रहा है, ये सब आपको पूरा वर्ड्स एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा मैट का अपना. तो अगर ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो वो भी तुमको एग्जैक्टली वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैट में दिया गया है. तो लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स का, टोटल कोई भी 6 ऑब्जेक्टिव याद कर लो. जैसे सबसे पहला तो वो जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसके बीच में क्या करना? बैलेंस को स्ट्राइक ऑफ करना. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है? टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दी conflicting interest of the stakeholders. ठीक है. फिर इसके अलावा और क्या बताओ, और क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? इसके अलावा डिस्कस किया कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है, तो कंपनी इंश्योर करे कि कंपनी इज अडॉप्टिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, जस्टिफाइबल पॉलिसी, जो कि स्टेक होल्डर्स को क्या करे? बेनिफिट कर रहा है. क्लियर है. सो कंपनी adopts transparent, logical and justifiable policies for stakeholders benefit. देखो गया स्टेक होल्डर के लिए, पहला पॉइंट भी स्टेक होल्डर से ही था. फिर उसके बाद क्या बोला? टू मेंटेन अ आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ द बीओडी, टू एंश्योर आइडियल कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह भी रहे, ये सब इंश्योर करना. ठीक है. फिर उसके बाद क्या बोला? ऑप्टिमम यूज ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज अल्टीमेटली किसका? शेयर होल्डर का ना, तो उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रिसोर्सेज अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होगा, डायरेक्टर लोग वेस्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली किसका होगा? शेयर होल्डर का. देयर वेल्थ इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है. और रिस्क को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस रिस्क बाय फॉलोइंग अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जैसे इंश्योरेंस वगैरह लेना, रिस्क को मिटिगेट करना. ठीक है. एसपीएमबीवी में अलग से एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आपका लास्ट ग्रुप में, तो आपने वहां पढ़ा होगा इफ यू हैव टेकन एसपीएमबीवी फ्रॉम मी. ठीक है. उसमें भी जबरदस्त तरीके से तुम लोग को पढ़ाया जाता है. क्लियर. और क्या इंश्योर करना? ट्रस्ट इंश्योर करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ensuring trust, ensuring trust किसके बीच में?
बिटवीन कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स ना, कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या इंश्योर करना, बताओ, ट्रस्ट इंश्योर करना। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, आर वी थ्रू विद दिस? सो दिस कंप्लीट्स योर क्या, बताओ, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दिस कंप्लीट्स योर क्या, टेल मी गाइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अभी तक एक बार बात बताओ, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? नाम में लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट मींस कंपनी, गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, टू मैनेज द अफेयर्स। सो व्हेन वी आर इंश्योरिंग कि कंपनी के अफेयर्स को ट्रांसपेरेंटली, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर नॉट ओनली मीन शेयर होल्डर बट ऑल्सो द एम्प्लॉइज, द क्रेडिटर्स, द बैंक्स, द गवर्नमेंट, द सोसाइटी एट लार्ज। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब अलग अलग कमिटी ने सीजी के बारे में रिकमेंड किया था, जिसमें से 2 कमिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा, एनआर नारायण मूर्ति का कमिटी, कैडबरी कमिटी, ठीक है, उसका डेफिनेशन देख लेना। फिर वी हैव डिस्कस किया क्यों करना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सके, ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सके, इंप्लॉइज को और बाकी स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई किया जा सके, कंपनी का रिसोर्सेज का वेस्टेज ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज का, एंड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज कंपनी अंडरटेक करे फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर। ठीक है, एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि बीओडी में आइडियल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रहे, इंडिपेंडेंस प्रमोट करने के लिए, डायरेक्टर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ ना करे। ठीक है, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज बिगर देन डायरेक्टर्स पर्सनल इंटरेस्ट। क्लियर है? अब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट आर द फीचर्स? ऑब्जेक्टिव किया, डेफिनेशन किया, फीचर्स क्या होगा, खुद सोचो। जो अभी ऑब्जेक्टिव में वही तो फीचर्स होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट कैसा रखना, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली डिसीजन जो है बंद रूम में लिया जाएगा। सो इवन द अदर पीपल शुड बी गिवन अ चांस टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तभी तो कितने सारे पावर है जो शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर टेक द डिसीजन। ठीक है, फिर उसके बाद एंटरप्राइज के ओवरऑल वैल्यूज को बढ़ाना है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है, इनोवेशन करना है, प्रोफेशनलिज्म कंडक्ट करना है, ठीक है, एंड स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है, स्टेक होल्डर के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना है। तो फीचर्स में क्या क्या बोला बताओ, ट्रांसपेरेंसी बोला नंबर 1, फिर बोला पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, फिर क्या बोला बताओ, वैल्यू बढ़ाना है कंपनी का, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, प्रोफेशनलिज्म। वेरी इजी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द क्या, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अलग से ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो लिखो मेरे संग, फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फीचर्स ऑफ क्या बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर नहीं भी याद है तो जनरल पॉइंट्स लिख देना, जैसे ट्रांसपेरेंसी हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुआ, स्टेक होल्डर्स बेनिफिट हुआ, ठीक है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हुआ। तो ये सभी तो हो गया ना, इमेज बढ़ेगा कंपनी का, तो वैल्यू एनहांस होगा एंटरप्राइज का, स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोफेशनलिज्म होगा। सो ऑल दीज आर क्या, फीचर्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बताओ फीचर्स के अंदर क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपको पता है, फीचर्स का सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या होगा, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर लिखो, प्रॉपर टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब अंदर का देखो, आप अपने लैंग्वेज में इसको एग्जैजरेट नहीं कर लोगे। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी का अफेयर्स एथिकली हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है और ट्रांसपेरेंटली हो रहा है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को पता है कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई सप्रेशन नहीं हो रहा है मटेरियल फैक्ट्स का। तो प्रॉपर टूल ऑफ फॉर ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, दिस विल इंश्योर क्या, अंदर का लिखवा दे रहे एक एक वर्ड्स में, एक एक लाइन में, इसको और एग्जैजरेट करके लिख देना, नो सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, है ना, मटेरियल फैक्ट्स का सप्रेशन नहीं करना है। क्लियर है? तो पहला फीचर क्या हो गया बताओ, प्रॉपर टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी। फिर दूसरा क्या, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। तो फिर लिख लो सेकेंड पॉइंट, prudent and participative management। prudent and क्या बताओ, participative management। ऐसा नहीं कि लेथार्जिक रहे, फुल ऑफ नॉलेज होना चाहिए मैनेजमेंट, सो दैट द स्टेक होल्डर्स कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। ठीक है, विच मीन्स क्या हुआ बताओ, मैनेजमेंट, प्रूडेंट मतलब क्या, वाइज। सो मैनेजमेंट मस्ट बी वाइज ना, इन देयर क्या, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। दे शुड बी व्हाट, वाइज एनफ टू टेक द प्रॉपर एंड साउंड डिसीजंस। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? फिर उसके बाद अगर देखो डिसीजन अच्छे से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे एंटरप्राइज का एज अ होल वैल्यू बढ़ेगा ना। अब जैसे रिलायंस, टाटा, दे ऑल आर हैविंग एन ब्रांड इमेज, गुडविल है उनका अच्छा। जैसे तुम जैसी टाटा सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ये नहीं यार टाटा तो क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है, टाटा का क्वालिटी कभी खराब नहीं होगा। सो दिस विल एम्बाइब बट ट्रस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। अगर तुम्हारे कंपनी में अच्छा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर हो रहा है, इससे बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ेगा। ठीक है, सो एनहेंसिंग द वैल्यू
ऑफ द एंटरप्राइज, है ना। और एंटरप्राइज का वैल्यूएशन कैसे बढ़ेगा बताओ, जैसे जैसे तुम ट्रांसपेरेंटली काम करोगे रेपुटेशन बढ़ेगा, ठीक है। और वैल्यू में भी एनीथिंग, इट में बी गुडविल, इट में बी ब्रांड इमेज, इट में बी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, क्लियर है। सो वैल्यू में भी मॉनिटरी वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ गुडविल, या फिर क्या बात कर लो, ब्रांड इमेज का बात कर लो। बोलो कोई डाउट, आर वी थ्रू विद दिस। फिर उसके बाद और बताओ क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, जैसा कि मैंने बोला। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लो बताओ, इट विल क्रिएट इन व्हाट, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा। और क्या बोला, इनोवेशन करना जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी। फिर क्या हो गया बताओ, इनोवेशन, एंड देन व्हाट, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म, क्लियर है। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब खुद से नहीं लिख लोगे क्या, अगर सब चीजों का अकाउंटेबिलिटी रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा, इफ यू आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर फॉर योर वर्क, तो ऑब्वियस बात है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तुमको पता है जो लोग चोरी नहीं करते, जिन लोग ऑनेस्ट होते हैं, दे विल एंश्योर कि उनका अफेयर्स भी अकाउंटेबल रहे। तो सक्सेसफुल कंपनी वही होता है जो अपना सारा का सारा अफेयर्स अकाउंटेबली शेयर होल्डर्स को दिखाता है, बिना कोई रोक टोक के, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखो, जितने भी सक्सेसफुल कंपनीज है, सक्सेसफुल कंपनीज ensure accountability to the shareholders। कुछ छुपाएंगे नहीं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो छुपाएंगे क्यों। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रैक्टिस बनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए बताओ, इनोवेशन, टू डू समथिंग न्यू इन अ नोवेल मैनर, इन अ नोवाइस मैनर विच विल एनहांस द ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। सो डूइंग समथिंग न्यू, अब जैसे फार्मा कंपनी है उसको रिसर्च करते रहना पड़ेगा ना, अब जैसे हम लोग भी एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नया तरीका हम लोग को निकालते रहना पड़ता है ना। तो जितना न्यू थिंग्स करोगे उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। सो डूइंग समथिंग न्यू एंड नोवेल फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द क्या, स्टेक होल्डर। और प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ कि चीजों को तुम प्रोफेशनली कंडक्ट करो, एग्जिबिट करो, क्लियर है। देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द सीनियर मैनेजर्स। मतलब ऐसा नहीं है डायरेक्टर अपना पर्सनल गेन के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, सो इट शुड नॉट बी देयर। सो दिस विल एंश्योर प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ कि यू एज अ प्रोफेशनल इज रिप्रेजेंटिंग द कंपनी, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट को ऊपर रखोगे, क्लियर। तो प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन, सो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। हमेशा किसका इंटरेस्ट बिगर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशंस का ओवरऑल वेलफेयर शुड बी सीन, ऑलवेज ओवरऑल वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सीन। बताओ कुछ था इसके अंदर, वेरी इजी, डन। और एक पॉइंट लिख सकते हो कि स्टेक होल्डर के वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना। तो पॉइंट नंबर 7 यू कैन राइट स्टेक होल्डर रिकॉग्नाइजेशन, स्टेक होल्डर्स रिकॉग्निशन, क्लियर है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इसमें देखो मतलब ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट्स एंड राइट डाउन द बुक का पॉइंट्स एग्जैक्टली, ठीक है। सो देख लो पूरा क्लियर है कि नहीं आता, आर वी थ्रू विद दिस। अब इसके बाद देयर इज वन टॉपिक विच सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड गवर्नेंस। कितनी बार वी यूज दीज टू टर्म इंटरचेंजेबली, हमें लगता है एथिक्स का मतलब गवर्नेंस होता है, बट देन देयर इज अ डिफरेंस। एथिक्स बोलता है कि तुम्हारा कल्चर क्या है, तुम्हारा वैल्यू क्या है, और ये अपने आप एथिक्स आता है। एथिक्स टेल यू व्हाट इज मॉरली करेक्ट एंड व्हाट इज मॉरली नॉट करेक्ट। जैसे सपोज करो मैं पढ़ाने आई हूँ, अब अचानक से मैं अपना पैर को ऊपर टेबल पे चढ़ाकर पढ़ाने लग जाऊंगी, प्रोविजन वाइज ये कहीं गलत नहीं है, बट दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ बिहेवियर, यू आर कंडक्टिंग योर मॉरल बिहेवियर इन अ वेरी रॉन्ग वे। समझ में आ रहा है। अब जैसे आप क्लास करते करते अचानक से मान लो गाना गाने लग जा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, यू आर इंडल्जिंग इन योर पर्सनल प्रैक्टिसेस, सो दैट इज मॉरली रॉन्ग ना। या किसी को अब्यूज करना मॉरली रॉन्ग है ना ये सब। सो दैट इज कॉल्ड एज एथिक्स। एथिक्स मतलब वो वैल्यू प्रिंसिपल जो तुम्हारे फाउंडेशन को रिफ्लेक्ट करता है, तुम्हारे इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है। एंड एथिक्स अपने आप इमर्ज होता है। एथिक्स कोई ऐसा नहीं कोई तुमको सिखाएगा, ये जो फाउंडर का वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और एथिक्स को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक मेथड, एक सिस्टम है जो बता रहा है आपकी कंपनी में काम कैसे होना चाहिए। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को रेगुलेट किया जा सकता है।
और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो टॉप मैनेजमेंट सिखा रहा है वही बाकी लोग फॉलो करेंगे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेट करना टॉप मैनेजमेंट का काम है, बट एथिक्स एग्जिबिट करना टॉप मिडल लोअर सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड गवर्नेंस. एथिक्स कैन नॉट बी टॉट. ये इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, तुम कैसे बिहेव करो, द वे यू आर बिहेविंग विद अदर्स, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, इट इज नेचुरल. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एक्सपीरियंस. अब जैसे रतन टाटा, so he has created that governance ना, तो that is why the Tata is built on that policy. तो basically corporate governance कौन डेवलप करता है? जो कंपनी के हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी होते हैं, जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज बनाते हैं. बट एथिक्स तो हर एक लेवल में होगा ना, क्लियर है. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए तुमको रेगुलेशंस रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस का दरकार है. बट एथिक्स के लिए ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई कंप्लायंसेस, तुम ऐसे बिहेव मत करो, वैसे बिहेव मत करो. अब कोई मान लो ऑफिस का स्टाफ है, पान खा के गुटखा खा के थूक दे रहा है दीवार में, तो ये तो एथिक्स है ना, ही इज बिहेविंग अनएथिकली, तो उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता. लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस तुम्हारा वे ऑफ प्रैक्टिसेस है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है. ठीक है. सो नाउ वी विल राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो लिखो एथिक्स वर्सेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ड्रॉ कॉलम एंड राइट डाउन द डिफरेंस. एथिक्स वर्सेस क्या बताओ? कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सबसे पहले मुझे बताओ एथिक्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तुम्हारे इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? मेथड्स. तुम्हारे कंपनी में किस टाइप का मेथड्स है जो तुम फॉलो कर रहे हो. ठीक है. तो एक तरफ लिखो एथिक्स और एक तरफ लिखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस. क्लियर है. द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. जो प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाउंडर का. ठीक है. आर फाउंडेशन ऑफ अ कंपनी विच रिफ्लेक्ट्स एथिक्स. जो क्या रिफ्लेक्ट करता है बताओ? एथिक्स को रिफ्लेक्ट करता है. एंड इट रिलेट्स टू इनर सेल्फ, कि तुम कैसे हो. इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है कि तुम अपने आप को कैसे एग्जिबिट करो वर्क प्लेस पे. व्हाट इज योर इनर सेल्फ. ठीक है. बट सीजी का एक मेथड ऑफ गवर्नेंस है. इट इज अ मेथड विच एंश्योर्स affairs of the company are being conducted efficiently, effectively and transparently. ठीक है. ये इंश्योर करता है. क्लियर. यहां पे एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड्स इंपॉर्टेंट है. क्लियर है कि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो. सो मेथड्स आर इंपॉर्टेंट हियर. फिर मैंने क्या बोला? एथिक्स हर लेवल पे होना जरूरी है. इट अप्लाइज एट ऑल लेवल. अप्लाइज एट ऑल लेवल, चाहे तुम टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर लेवल हो. ठीक है. Every manager should be honest. But corporate governance कौन बना कौन रहा है? It applies to the top level. ठीक है. Because corporate policies, strategies are made at the क्या बताओ? टॉप लेवल. कौन बनाता है बताओ? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. ठीक है. फिर एथिक्स मैंने क्या बोला? अपने आप इमर्ज करता है. सो एथिक्स इमर्जेस ऑन इट्स ओन, दैट इज नेचुरली. एथिक्स अपने आप आता है. लेकिन मैंने तुमको क्या बोला? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तुमको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है. दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो धीरे धीरे करके डेवलप होता है. ठीक है. So they need to be developed and experienced. So it needs to be studied, developed and experienced with time. ठीक है. with time ये emerge होता है. फिर regulations के लिए मैंने तुमको बोला यहाँ ethics में regulations नहीं हो सकता.
regulations are not important here, बट यहाँ पे मैंने तुमको क्या बोला बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तो रेगुलेट करना पड़ेगा ना, सो दे हैव टू बी क्या, रेगुलेटेड, और उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का दरकार है. सो रेगुलेशंस आर नेसेसरी हियर बिकॉज इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस. यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है. Will be through with this, तो इसको लिख लो अच्छे से जल्दी से. So this completes your difference between क्या, ethics versus CG, corporate governance. वैसे एक और डिफरेंस अभी हम लोग करेंगे, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या डिफरेंस है. क्लियर है, कुछ नहीं, इजी है, वो भी कर लेंगे. जैसे अगेन मैनेजमेंट तुमको पता है तीनों लेवल पे करना होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. जैसे टॉप मैनेजमेंट क्या एस्टैब्लिश करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कॉर्पोरेट पॉलिसी बोलते हैं उसको. फिर हर एक एसबीयू लेवल होता है, जैसे रिलायंस है. अब रिलायंस का तुमको पता है अलग अलग डिवीजन है, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल है, रिलायंस का जियो है, फिर रिलायंस का रिटेल डिवीजन है. अब तुम देखोगे अलग अलग डिवीजन अलग अलग आदमी मैनेज कर रहा है. ऐसे पेट्रोकेमिकल डिवीजन अनंत देख रहा है, जियो कौन देख रहा है, आकाश अंबानी देख रहा है, रिटेल डिवीजन कौन देख रहा है, ईशा अंबानी देख रही है. तो यहाँ अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं ना, अलग अलग एसबीयू लेवल को, तो इसको बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, जो मिडिल मैनेजमेंट देखता है. फिर वैसे ही फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ता है अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. तो चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो, तीनों को ही तो मैनेजमेंट का एसेंशियलिटी है, तीनों ही मैनेज करे अपने अपने लेवल पे. तो मैनेजमेंट इज बेसिकली डन एट ऑल द लेवल. और मैनेजमेंट शब्द का मतलब क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द पीपल एंड विद द पीपल. मैनेजमेंट मतलब लोगों से काम करवाना, एक आर्ट, एक कला है. सारा काम एक इंसान खुद नहीं कर सकता, चीजों को क्या करना पड़ेगा, डेलीगेशन करना पड़ेगा. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तीनों लेवल पे नहीं होता. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने जैसा कि तुमको बताया, उसको स्टडी करना होता है, एक्सपीरियंस के संग बनाना होता है. बट मैनेजमेंट अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होता है. मैनेजमेंट एक कला है काम करने का और करवाने का, तो रेगुलेशन नहीं कर सकते हो. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या बोला, रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट. मैनेजमेंट तुम कैसे भी करो, लोगों को बहला के, फुसला के, रिवॉर्ड पनिशमेंट दे के, मोटिवेट करके, प्यार से, तो वहां पे मैनेजमेंट में तुम्हारा कोई रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मैंने तुमको क्या बोला, स्ट्रिक्ट मेथड्स होने चाहिए, जिसका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए और उसका कंप्लायंसेस होना चाहिए. तो मेथड्स इज इंपॉर्टेंट इन सीजी, corporate governance, but methods is not important in management. It's an art, कला है. अब अलग अलग मैनेजमेंट का, अलग अलग मैनेजर्स का अलग अलग कला होता है. जैसे टाटा इज वेरी वेल नोन फॉर फिलेंथ्रोफी, चैरिटी और इंप्लॉइज के बेनिफिट के लिए बहुत कुछ करता है टाटा. वैसे इंडिगो का बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसी फॉलो करता है. तो सबका काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है. ठीक है. सो नाउ लेट अस राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट वर्सेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस. किसी का कुछ छूट गया, डोंट वरी, क्लास खत्म होने के बाद आप वापस एक बार देख लेना. ठीक है. अभी आप लिखो मैनेजमेंट वर्सेस क्या बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो अगेन विल ड्रॉ टू कॉलम्स, एक तरफ लिखेंगे मैनेजमेंट, एक तरफ लिखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मैनेजमेंट और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है. बोलो मैनेजमेंट क्या है, कला है काम करवाने का किसी और से. तो मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट सेट करें, टारगेट सेट करें, एटसेट्रा. क्लियर. सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन to the people and with the people. ये डेफिनेशन हो गया. क्लियर. ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट्स आर सेट हियर. सीजी का तुमको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, ऊपर में जो तुमने सेम टू सेम डेफिनेशन लिखना है, फर्स्ट पॉइंट सेम, तो वही लिख देना. इट्स मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस इन द एथिकल मैनर, एफिशिएंट मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेक होल्डर. ये लिख लोगे अपने आप. लेवल्स अप्लाइज एट ऑल लेवल, इट इज ऑल परवेसिव. कभी सुना होगा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, टॉप मिडल लोअर. बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस तुमको पता है, इट अप्लाइज एट ओनली क्या, टॉप लेवल, है ना. वी हैव डिस्कस दिस. फिर उसके बाद बताओ रेगुलेशन. रेगुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है. रेगुलेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट. और यहाँ मैंने क्या बोला, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. So it has to be क्या, strictly
रेगुलेटेड ना। फिर और क्या बोला यहाँ पे, मेथोडोलॉजी पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, रिजल्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, है ना। नीड नॉट फोकस ऑन मेथड्स, रिजल्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट हियर, राइट। नीड नॉट फोकस ऑन क्या, मेथड, रिजल्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट हियर, और यहां पे मेथड्स आर इंपॉर्टेंट। किस मेथड्स को तुम इंप्लॉय करो, सीजी को इंश्योर करने के लिए। सो दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब मैंने और एक चीज बोला था, मैनेजमेंट अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, अलग स्ट्रेटेजी बनता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट कैसे इमर्ज होता है, इट इमर्जेस विथ सिचुएशन, किस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। जैसे पैंडेमिक आया तो कैसे मैनेज करना उसी समय डिसाइड करना पड़ा ना। बट ये जो तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसको तो धीरे धीरे विथ टाइम इवॉल्व करना होता है, स्टडी करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है। यहाँ पे नीड्स टू बी स्टडीड एंड एक्सपीरियंस्ड। तुम चाहो तो बेसिस भी लिख सकते हो, बेसिस में डेफिनेशन लिख देना, लेवल लिख देना, ठीक है, रेगुलेशन लिख देना, फोकस लिख देना एंड इमर्जेस लिख देना। ये 5 बेसिस आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विल आर वी थ्रू विद दिस गाइस, पूरा क्लियर है यहाँ तक, एब्सोल्युटली क्लियर। देख लो जल्दी से, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। डन। अब इसके बाद बोल रहा है बेनिफिट्स क्या है। तो ऑलरेडी तुमने फीचर कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, तो बेनिफिट्स में तो वही सब होगा ना, सेम चीज ऑलरेडी तुमने पढ़ा है। बेनिफिट्स में क्या होगा बताओ, खुद सोचो क्या होगा, क्या होगा। एथिकल मैनर में कंपनी जो है बिजनेस कैरी कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है कंपनी का, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, बेटर मैनेजमेंट हो रहा है। वही सेम ही तो है बेनिफिट्स जो ऑलरेडी ऊपर में हमने किया है। और इससे क्या हो रहा है, हर एक स्टेक होल्डर का जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसको हम लोग अलाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। और इससे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी क्रिएट होगा, गुडविल बढ़ेगा कंपनी का। सो आई डोंट थिंक सो बेनिफिट्स तुमको दोबारा लर्न करने का दरकार है, सेम एज ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार बेनिफिट्स का मैं फ्यू पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, 4-5 पॉइंट। बेनिफिट्स ऑफ सीजी, तो तुम ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट्स लिख सकते हो यहाँ पे, और उसके संग और क्या लिख सकते हो बताओ। बेनिफिट्स का और 4-5 पॉइंट क्या लिख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट बताओ, इससे क्या होगा, कंपनी को तुम अच्छी तरह से क्या कर पाओगे, गवर्न कर पाओगे। तो अगर कंपनी में सीजी अच्छा है तो उसका ग्रोथ होगा, उसका स्टेबलाइजेशन होगा। तो नंबर 1, बेटर गवर्नड कंपनी हेल्प्स इन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या होगा बताओ, ग्रोथ होगा और क्या होगा, धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा कंपनी का, गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज बढ़ेगा अगर कंपनी ऑनेस्टली काम कर रहा है, ठीक है। सो कंपनीज गुडविल विल एनहांस इफ इट वर्क्स ऑनेस्टली, है ना। वही सेम पॉइंट्स ही तो है सारा घुमा फिरा के। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था, याद है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली तुम्हारा कंपनी का फंड्स को तुम बेटर यूटिलाइज कर पाओगे, क्लियर है। सो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनीज फंड्स वगैरह का क्या होगा, अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाएगा, एक ही है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी अच्छे से होगा, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनहांसिंग स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। अब इसको क्या करना है, एक एक लाइन में थोड़ा और एग्जैजरेट करके बढ़िया से लिख देना। ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है, अंदर का नहीं लिखना, बस इसको एक्सप्लेन कर देना एक एक लाइन में, दैट्स इट, क्लियर है। और फिर क्या बोले, इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट होगा। सो हेल्प्स टू लिवरेज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, इट विल हेल्प टू क्रिएट एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स ना, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि अगर तुम्हारे कंपनी का पब्लिक इमेज अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, तो पीपल में बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। अलायंसेस वगैरह बना सकते हो दूसरे कंपनीज के संग, ठीक है। दे विल बी इंटरेस्टेड इन एसोसिएटिंग विथ योर कंपनी। सो हेल्प्स इन एसोसिएशन, अलायंसेस, मर्जर्स विथ अदर कंपनीज, है ना, दूसरे कंपनीज के संग अलायंसेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। विल आर वी थ्रू विद दिस। अब पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अलग अलग थ्योरी है,
ये जो गवर्नेंस है कौन इंश्योर करे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मैनेजमेंट के जरिए। तो अलग अलग थ्योरी है, जैसे स्टीवर्डशिप थ्योरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, एजेंसी थ्योरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्टीशिप थ्योरी है। तो अलग से तुम्हारे पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक शॉर्ट नोट लिखो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या क्या अलग अलग थ्योरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्टीवर्डशिप। स्टीवर्ड्स का मतलब जानते हो क्या होता है? स्टीवर्ड्स मतलब केयर टेकर। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी के असेट्स का क्या स्टीवर्ड्स है ना, क्योंकि उन लोग ही तो डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। डायरेक्टर आर नथिंग, सुना होगा, बट दे आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे मैनेजमेंट। तो डायरेक्टर किसके शेयर होल्डर, किसके एजेंट्स है? शेयर होल्डर्स के एजेंट्स है, जो कंपनी को रन कर रहे हैं फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। फिर एक स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी शेयर होल्डर थ्योरी से थोड़ा अलग है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि खाली शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज नहीं करना है डायरेक्टर को सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है। एंड स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म विच इंक्लूड शेयर होल्डर, विच इंक्लूड्स क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, देन योर पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। फिर एक है ट्रस्टीशिप थ्योरी। कंपनी के एसेट्स का ट्रस्टी कौन है? बताओ। डायरेक्टर लोग है, क्योंकि शेयर होल्डर लोग ह्यूज मनी इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ट्रस्ट का रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो लोग अलाउ करे डायरेक्टर को कि आप डिसीजन लो कंपनी का। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रस्टीशिप थ्योरी। तो देयर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज ऑफ क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। थ्योरीज क्या क्या है ऑफ, देयर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो क्या क्या थ्योरीज है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, क्या क्या थ्योरीज है? सबसे पहला थ्योरी बताओ हमने क्या डिस्कस किया? स्टीवर्डशिप थ्योरी। बोलो क्या है? स्टीवर्ड। बोलो स्टीवर्ड। स्टीवर्डशिप थ्योरी। ठीक है, फिर क्या पढ़ा बताओ? स्टेक होल्डर्स थ्योरी, एजेंसी थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, एजेंसी थ्योरी। फिर है तुम्हारा क्या बताओ? ट्रस्टीशिप, और क्या बताओ? स्टेक होल्डर। और फिर क्या है? ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इसको एक एक लाइन अपने मर्जी से एक्सप्लेन कर रहा है। स्टीवर्डशिप थ्योरी मैंने तुमको क्या बोला? हु आर रिगार्डेड एज द स्टीवर्ड्स? डायरेक्टर। स्टीवर्ड्स मतलब केयर टेकर, तो बस लिख देना डायरेक्टर्स आर कंसिडर्ड एस क्या बताओ? स्टीवर्ड्स ना। डायरेक्टर्स को क्या माना गया बताओ? स्टीवर्ड्स माना गया। किसका स्टीवर्ड? जितना भी कंपनी का प्रॉपर्टी और असेट्स है। ठीक है, सो दे आर रिगार्डेड एज क्या? स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनीज असेट। और उनको क्या करना है? कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। क्लियर है? सो दे डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन फॉर द कंपनी। कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कहां रुपया इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, सब इन लोग ही तो डिसाइड कर रहे हैं। एजेंसी थ्योरी में डायरेक्टर्स को क्या माना गया है? दे आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, जो कंपनी को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। तो कुछ नहीं है, डायरेक्टर्स के बारे में तो लिखा है, डायरेक्टर्स आर द शेयर होल्डर्स एजेंट्स हु रन द बिजनेस फॉर द क्या बताओ? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ना। और स्टेक होल्डर में क्या बोले? इट्स अ ब्रॉडर थ्योरी। खाली शेयर होल्डर को सेटिस्फाई नहीं करना, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है। क्लियर है? सो इट इज ब्रॉडर देन एजेंसी थ्योरी, वेयर डायरेक्टर should satisfy the interest of all the stakeholders rather than only shareholders of the company। खाली शेयर होल्डर नहीं, अलग अलग स्टेक होल्डर बोला ना, जैसे कि क्रेडिटर हुआ तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम्हारा गवर्नमेंट हुआ, सोसाइटी हुआ, पब्लिक एट लार्ज हुआ, एम्प्लॉइज हुआ, ये सब हो गया ना। क्लियर है? और ट्रस्टीशिप थ्योरी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर लोग को ट्रस्ट इम्बाइड किया गया, शेयर होल्डर्स आर ट्रस्टिंग द शेयर होल्डर्स आर ट्रस्टिंग द डायरेक्टर ना। ठीक है, सो क्या चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताओ? रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So the relationship of trust is very important for डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस. अगर तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा क्या? तो आप भी ट्रस्ट करो, वैसे आप मेरे ऊपर भी ट्रस्ट करो. समझ में आ रहा है? द मोर यू ट्रस्ट मी देन ओनली यू विल फील यू विल एंजॉय द क्लासेस. अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो इससे क्या होगा? आपका भी परफॉर्मेंस खराब होगा और सामने वाला का भी परफॉर्मेंस खराब होगा. डायरेक्टर्स विल फील हैप्पी व्हेन कंटेंटेड व्हेन दे नो द शेयरहोल्डर्स आर ट्रस्टिंग. तो डायरेक्टर्स लोग इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा, है ना, विद द फेथ ऑफ द शेयर होल्डर. सो द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसका परफॉर्मेंस? डायरेक्टर का परफॉर्मेंस. अगर शेयर होल्डर ट्रस्ट करेंगे तो डायरेक्टर क्या करेंगे? परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे ना, बिकॉज दे आर टेकिंग द मेजर डिसीजन ऑफ द कंपनी. क्लियर है यहां तक? बताओ तो जल्दी से. सो दिस कंप्लीट्स योर 4 टाइप्स ऑफ थ्योरी: स्टीवर्डशिप, एजेंसी, स्टेक होल्डर, ट्रस्टीशिप थ्योरी. अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचानक से क्यों इमर्ज हुआ? व्हाट आर द रीजन? तुमको पता है बहुत सारा कंपनी जो है वो डूब रहा था. हर्षद मेहता का केस तुमको याद है, द ग्रेटेस्ट स्टॉक स्कैम, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह. और उस समय सेबी का लॉ भी एक्टिव नहीं था, आपको पता है, सेबी रेगुलेशन उस समय नहीं बना था. दैट इज वाई हर्षद मेहता जो है इतना सारा स्कैम करके बैठ गया. क्लियर है? फिर जेरोक्स कंपनी का तुमने सुना होगा, विजय माल्या का केस तुमने सुना है. तो इतना ज्यादा स्कैम्स होने लग गया ना, और इतने सारे कंपनी फेल होने लग गए, तो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर को डर लगने लग गया, क्या हमारा पैसा सेफगार्ड रहेगा? सारा स्कैम भी तुमने सुना है, तो क्या पता हम पैसा डाले और कंपनी डूब जाए, हमारा पैसा को डुबा दे. तो इसीलिए शेयर होल्डर्स का जो है ट्रस्ट कम होते चला गया और सारा जो है इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आने लग गया. तो अब कंपनी को भी पता है, एमसीए की वेबसाइट में उन्हें सारा इंफॉर्मेशन जो है देना पड़ता है. तो नाउ बिकॉज टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर वी हैव टू बिकम ट्रांसपेरेंट. रेगुलेशंस लाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर को ट्रांसपेरेंसी देना पड़ेगा. और इतना ज्यादा जो अब नॉर्मलिटी था, वॉलेटिलिटी इन द शेयर प्राइस, कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है. सो दिस वाज बेसिकली अ बेस ऑफ स्पेकुलेशन दैट द कंपनी इज नॉट इंडल्जिंग इन गुड प्रैक्टिसेस. सो दीज वेर द अर्जेंट कंसर्न which brought the attention of the major big companies towards this policy of good corporate governance. एनआर नारायण मूर्ति, कैडबरी कमिटी, इन्होंने बोला नहीं यार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एसेंशियलिटी इज देयर इन इंडियन कंपनीज. तो बिकॉज ऑफ द फेलियर्स ऑफ द बिग कंपनीज एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट डालते हैं कंपनी में, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम दे विथड्रॉ इफ दे डोंट फाइंड द कंपनी प्रॉफिटेबल. समझ में आ रहा है? और इतना सारा जो स्कैम्स हुआ और शेयर होल्डर्स का जो ग्रोइंग डिमांड हुआ, जागरूकता हुआ शेयर होल्डर के पीछे, नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतने सारे रेगुलेशंस जो इंक्रीज होने लग गए, तो ये सब की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जागरूकता स्टार्ट हुआ. दैट इज व्हाई इट इमर्ज्ड एंड इवॉल्व्ड इन दिस कॉर्पोरेट बिजनेस. और तुमको पता है कितना सारा कंपनी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए करता है टू क्रिएट अ गुड इमेज इन द आईज ऑफ देयर कंज्यूमर, इन द आईज ऑफ द स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर. सो बिकॉज ऑफ द मिसट्रस्ट जो कंपनीज कितने सारे किए हैं और कितना सारा पैसा डुबाया है लोगों का, दैट इज व्हाई द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अरोज. ठीक है? So what was the need of the emergence of the corporate governance? Last question for the day: reasons for emergence of corporate governance. क्या रीजन था? क्यों अचानक से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस फील होने लगा? तो ऑलरेडी मैंने बोला, सबसे पहले तो स्कैम वगैरह की वजह से इतना सारा जो कॉर्पोरेट फेलियर्स हो रहा था. ठीक है? तो पहला रीजन क्या हो गया? बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट फेलियर्स, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स ऑफ बिग एंड रेप्यूटेड कंपनीज. फिर एग्जाम्पल में यू कैन राइट अबाउट ऑल दोज एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू. ठीक है? जेरोक्स लिख सकते हो, फिर रेफर टू द केस ऑफ हर्षद मेहता, हर्षद मेहता का जो स्टॉक स्कैम हुआ था. ठीक है? फिर उसके बाद आपने सुना होगा एक कंपनी के बारे में, आई डोंट नो यू नो दिस और नॉट, वर्ल्ड कॉम के बारे में सुना, एमएस शूज. तो कोई भी एक दो एग्जाम्पल लिख देना. यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट किंगफिशर एटसेट्रा, एनी मतलब एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज यू कैन राइट. क्लियर है? Then rise of institutional investors. ठीक है? जो बल्क रुपया अपना कंपनी में लगा रहे हैं एंड दे आर रियली सीरियस कि वेदर देयर इन्वेस्टमेंट विल बी गुड और नॉट इन द कंपनी, हु बिकेम बॉदर्ड. अबाउट क्या? देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनीज.
कि इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एंड ऑल्सो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो खुदरे खुदरे छोटे छोटे इन्वेस्टर है, वो लोग भी तो बढ़ने लग गए ना। सो इंक्रीज नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जिनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो राइज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स who wanted all information, कि दे नीड ऑल इन्फॉर्मेशन कि कंपनी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और आजकल कंपनी का इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक डोमेन में है ही ना, एमसी का वेबसाइट में हर कंपनी का कच्चा चिट्टा निकाल सकते हो। सो ओपनिंग ऑफ क्या, कंपनीज इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। फिर इतना जो सेबी का रेगुलेशन वगैरह आ गया, इंक्रीज्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस वगैरह इतना सारा जो आ गया, ठीक है। दीज कैन बी द रीजन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना। सो जस्टिफाइंग वैल्यूज टू वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। सो दीज वेर द पॉसिबल रीजंस कि क्यों ये लाया गया। और फिर मैंने बोला शेयर का प्राइस में जो अब नॉर्मल वॉलेटिलिटी आ रहा था, स्पेकुलेशन वगैरह हो रहा था, तो दैट इज वाई एबनॉर्मल वॉलेटिलिटी इन शेयर प्राइसेस, ठीक है। तो ये सब रीजंस हो गया। और रेगुलेशन आ रहा है बट कंप्लायंसेस वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना जरूरी है। सो नॉन कंप्लायंसेस ऑल्सो, नॉन compliances of regulation etc. समझ में आ रहा है? So these are the possible reasons for emergence of corporate governance. Clear है यहाँ तक? बताओ। तो देखोगे we have discussed so many things in this span of 1 hour. पूरा एक बार स्टार्टिंग से हम लोग रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, एंड आई विल ऑल्सो शो योर इंस्टीट्यूट का मैट। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया इस चैप्टर का। दिस इज वेरी इजी, सो आई विल शो यू ऑल्सो, डोंट वरी। तो पूरा यहाँ तक क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर। देखो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जो इंश्योर कर रहा है कि कंपनी का अफेयर्स एथिकली, ट्रांसपेरेंटली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कंडक्ट हो रहा है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो दैट द कंपनी स्टेक होल्डर गेट्स बेनिफिटेड। फिर इसका डेफिनेशन अलग अलग कमिटी ने दिया, जैसे कैडबरी कमिटी हुआ, नारायण मूर्ति कमिटी हुआ। तो कैडबरी कमिटी क्या बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिससे कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है और डायरेक्ट किया जा रहा है। वैसे ही नारायण मूर्ति कमिटी ने क्या बोला, इट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन अलाइनेबल, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर को अलाइन करके एक्सेप्ट करना। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या बोला, अलग अलग स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना, ट्रांसपेरेंट करना काम को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आइडियल कॉम्पोजिशन रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, और एक बैलेंस ट्रैक ऑफ करना किसके बीच में, कंपनी के बीच में और स्टेक होल्डर के ट्रस्ट के बीच में, रिस्क को मैनेज करना। फीचर्स किया ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज बढ़ेगा, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, स्पेशलाइजेशन, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा। फिर एथिक्स और सीजी का डिफरेंस किया कि एथिक्स जो है वो क्या, फाउंडेशन के वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, इनर सेल्फ तुम कैसे हो, और यू हैव टू बी ऑनेस्ट एट एवरी लेवल। एथिक्स ऐसा नहीं है खाली टॉप लेवल में पर्टेन करता है, बट ऑन द अदर हैंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसका मैटर बताओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट का मैटर है। ये एक मेथड को ले डाउन करता है किस तरह से काम करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंप्लायंसेस का दरकार है तो इसलिए रेगुलेशन का भी दरकार है, बट एथिक्स में रेगुलेशन नहीं लगा सकते हो क्योंकि एथिक्स इमर्जेस नेचुरली, बट corporate governance emerges with time, with experience. It has to be studied, it has to be practiced, and it takes time. फिर हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट वर्सेस सीजी। तो मैनेजमेंट एक कला है किसी और से काम करवाने का, बट सीजी एक सिस्टम है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना है एफिशिएंटली काम करने के लिए, ट्रांसपेरेंटली काम करने के लिए। मैनेजमेंट तीनों लेवल पे होता है, टॉप, मिडल, लोअर, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ टॉप लेवल पे। अगेन मैनेजमेंट में रेगुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेथड्स इंपॉर्टेंट है और रेगुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन रिजल्ट्स, और मैनेजमेंट अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग हो सकता है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नीड्स टू बी स्टडीड, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। बेनिफिट सेम एज अबव किया था हम लोगों ने। फिर थ्योरीज किया, अलग अलग थ्योरी होता है, स्टीवर्डशिप थ्योरी है, एजेंसी थ्योरी है, स्टेक होल्डर थ्योरी है, ट्रस्टीशिप थ्योरी है। फिर रीजंस क्या है, फेलियर्स की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, ये लोग इंक्रीज हो रहे थे, इतना स्कैम्स हो रहा था, शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रहा था, दुनिया भर के कंप्लायंसेस आ रहे बट दे आर नॉट बीइंग कंप्लाइड विद। सो these led to the emergence of urgent need for the corporate governance. समझ में, इसलिए अलग अलग कमिटी ने अलग अलग जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलप किया इंडिया में। बताओ आर वी थ्रू विद दिस और नॉट गाइस? क्लियर है यहाँ तक?
सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, पूरा स्टडी मैट में आपका कवर कराऊंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। देखो आई जस्ट शो यू वंस, देखो दिखाई दे रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, ठीक है, ये आपका स्टडी मैट में देखो दिया हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहले पूरा डेफिनेशन दिया हुआ दैट वी हैव डन, ओके। फिर उसके बाद देखो अलग अलग कमिटी का दिया हुआ डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे नोबेल लॉरेट का भी डेफिनेशन दिया है कि इट इज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद शेयर होल्डर का डिजायर। फिर कैडबरी कमिटी का डेफिनेशन मैंने आपको करवाया, लर्न एड्रियन, सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। फिर नारायण मूर्ति कमिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस बाय द नॉन अलाइनेबल राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, ऑब्जेक्टिव वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, आइडियल कॉम्पोजिशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एटसेट्रा। फीचर्स भी किया है, ट्रांसपेरेंसी, प्रूडेंट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, वैल्यू को एनहांस करना, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, अंदर का एक लाइन डिफरेंस भी किया, एथिक्स और सीजी का, मैनेजमेंट और सीजी का डिफरेंस। फिर वाई इट इवॉल्व्ड, फेलियर हुआ था ना सब कंपनीज का, वी हैव डिस्कस दैट। फिर बेनिफिट्स क्या है इसका, दिस ऑल्सो वी हैव डन। देन थ्योरीज ऑल्सो वी हैव डन, स्टीवर्डशिप, एजेंसी, स्टेक होल्डर ट्रस्टीशिप थ्योरी, ऑल वी हैव डन, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में और फर्दर डिस्कस करेंगे, एंड आई विल टेक 4 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस चैप्टर। तो एक लेक्चर हमारा हो चुका है, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड क्लासेस। अगर आपको लॉ का अच्छा लग रहा है तो प्लीज टेलीग्राम में अपना फीडबैक जरूर दो, ईमेल करके जरूर दो, और बताओ आपको पेपर नंबर 13 आपका लॉ का क्लासेस दिव्या मैम के संग आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय एवरीवन।